हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक टैको। मेरा नाम ज़हीन है और मैं आपको वेलकम करता हूँ एक और नए वीडियो लेक्चर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक मिनी एप्लीकेशन बना रहे हैं। इस मिनी एप्लीकेशन में हमने नोड.जेएस की एपीआईज और फ्रंट एंड साइड पे एप्लीकेशन को एंगुलर पे बनाया है और बैक एंड पे इसके डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर का है। इस एप्लीकेशन को अगर आप देखें तो ये एक फुली क्रूड एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ इसके अंदर हमने डायनेमिक पेजिनेशन भी यूज़ की है। और अगर आप फॉर्म की तरफ आएँ तो फॉर्म को आप देख सकते हैं। फॉर्म को हमने हमेशा की तरह सिंपल कंट्रोल्स के साथ साथ कॉम्प्लेक्स कंट्रोल को भी यूज़ किया है, यानी रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन और कैलेंडर कंट्रोल्स वगैरह, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सीखने को मिले कि किस तरह हम इन सारे कंट्रोल्स पे वैलिडेशन, इनके साथ डेटा फेचिंग, इनके अंदर इसके ज़रिए फॉर्म को सबमिट करना हम किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह अगर डेटाबेस की साइड बात करूँ तो डेटाबेस में भी, यानी नोड.जेएस की एपीआईज को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के बाद उसको क्यूरीज और स्टोर प्रोसीजर दोनों ही प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एसक्यूएल सर्वर के साथ नोड.जेएस एपीआई में एक क्यूरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं और एपीआई कंप्लीट कर सकते हैं, और इसी तरह स्टोर प्रोसीजर्स को भी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये वीडियो फुल फ्रूटफुल होने वाली है आपके लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उसे शेयर ज़रूर। तो आइए इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो मैंने ओपन किया है। इसके अंदर आपने एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, डेटाबेस बनाइए और कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम देता हूँ डीबी। नाम देने के बाद मैंने ओके करा तो ये एक डेटाबेस हमें क्रिएट करके देते हैं। इसमें हमने दो टेबल बनाने हैं। एक टेबल जो कि पर्सनल इन्फो के लिए हम बनाएंगे, जिसके अंदर पर्सनल इन्फो जाएगी, और एक दूसरा टेबल हम बनाएंगे कंट्री का, यानी उसके अंदर कंट्री की डिटेल होगी और उस कंट्री की आईडी हम पर्सनल इन्फो में एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे। तो मैं कंप्लीट करता हूँ। अब राइट क्लिक कीजिए, न्यू क्यूरी पे आइए और यहाँ पे हम अपना पहला टेबल बनाएंगे। तो मैं जल्दी से पहले टेबल की क्यूरी लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि उस टेबल में क्या क्या है। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने एक टेबल की क्यूरी क्रिएट कर ली और इसको टेबल को नाम दिया है टीबीएल पर्सनल इन्फो। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ये सारी डिटेल देख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला कॉलम आईडी इंटीजर है, जिसे हमने प्राइमरी की, और ऑटो इंक्रीमेंट के लिए आइडेंटिटी यूज़ यहाँ पे किया है। इसी तरह कंट्री आईडी है, जैसा मैंने बताया कि हम एक दूसरा टेबल भी बनाएंगे जो कि कंट्री सेव करेगा, और कंट्रीज के डेटा हम इस टेबल के साथ अटैच करने के लिए उस टेबल की कंट्री आईडी को हमने एज अ फॉरेन की यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे सारे फिर पर्सनल इन्फो से रिलेटेड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, जेंडर, फ़ोन नंबर और रेलिवेंट सारे कॉलम हमने यहाँ पे रख दिए हैं विद डेटा टाइप्स। तो आपने सिंपली इस टेबल को इस तरह से क्रिएट कर लेना है। तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद सिंपल हमने दूसरा टेबल क्रिएट करना है जो कि कंट्री आईडी का है, तो मैं जल्दी से वो टेबल भी क्रिएट कर लेता हूँ। इस टेबल के अंदर सिंपल इसको टीबीएल अंडर इसको कंट्री का नाम दिया है। इसके अलावा इसमें आईडी और कंट्री के लिए कंट्री का वर्चस्व कॉलम है, तो इसे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो दूसरा टेबल भी हमारे पास क्रिएट हो गया। अगर आप टेबल्स पे आए, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करें, तो आपको ये दोनों टेबल यहाँ पे दिख जाएंगे, यानी टीबीएल पर्सनल इन्फो, टीबीएल कंट्री। उसके बाद मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मैं स्टोर प्रोसीजर और क्यूबी दोनों ही तरीक़ों से आपको एपीआईज बनाना इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक स्टोर प्रोसीजर भी बना लेते हैं जो कि कंट्री और पर्सनल इन्फो के टेबल का डेटा हमें शो करवाएगा हमारी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्रिएट प्रॉक, और आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एसपी मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है SP_get प्रोफाइल्स, यानी ये हमारी स्टोर प्रोसीजर्स का नाम होगा। इसके अलावा इसके अंदर हम एक आईडी पैरामीटर लेंगे। तो ये बेसिक सिंटैक्स स्टोर प्रोसीजर्स को एसक्यूएल सर्वर में बनाने का है। इसके बाद इसके बिगिन और एंड के दरमियान में हमने एक्चुअल क्यूरी लिखनी है जो डेटा हमें टेबल से फैच करना है। और इस एसपी को यूज़ करने का एक और ख़ास मकसद भी है कि इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम कंट्री और पर्सनल इन्फो दोनों टेबल्स का डेटा हमने ज्वाइन करके अपनी एप्लीकेशन पे लेके जाना है। तो यहाँ पर हम एक क्यूरी सेलेक्ट लिखेंगे और वो भी ज्वाइन के साथ। तो मैं क्यूरी को कंप्लीट करता हूँ। तो क्यूरी में सबसे पहले मैं लिखूँगा सिलेक्ट, और सिलेक्ट सारा का सारा डेटा चाहिए तो मैं स्टैटिक लगाऊंगा, और किसका कंप्लीट डेटा चाहिए, मुझे चाहिए टीबीएल। तो ये मैंने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल पर्सनल इन्फो कर लिया है। उसके बाद मैं इसे एक एलियास नाम दे देता हूँ। इन्फो एलियास एक टर्म है एसक्यूएल सर्वर की, जिसमें आप एक्चुअल टेबल या किसी भी एंटिटी का नाम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, तो उसे हम यहाँ पे एलियास कहते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पी इन्फो के नाम से इसको टेबल को रीनेम कर लिया फॉर टेम्परेरी बेसिस। इस पी इन्फो का मतलब मैं जहाँ भी कहीं इस पी इन्फो को लिखूंगा तो इसका मतलब ये सेंस करेगा कि उस पूरे के पूरे में टेबल के बाद। तो मैंने कहा कि टी
यानी पर्सनल इन्फो के टेबल के अंदर जो कुछ भी है डॉट स्ट्राइक करके अगर आप यहाँ होवर करेंगे तो आपको सारे के सारे कॉलम बताएगा कि इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी जितने भी कॉलम्स हैं उन सबका डेटा हमें शो कर। तो ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टेबल। अब हमने ज्वाइन लगाना है तो हम यहाँ यूज़ करेंगे इनर ज्वाइन, और इनर ज्वाइन हम लगाएंगे टीबीएल कंट्री के साथ। तो यहाँ टीबीएल कंट्री ले लेंगे, इसको मैं एलियास नाम दे देता हूँ CNT, यानी टीबीएल कंट्री को हम शॉर्ट फॉर्म में CNT से यूज़ करेंगे। और ऑन ये कीवर्ड है, और यहाँ पे हम बताएंगे कि किस कॉलम के साथ ज्वाइन लगाना है इन दोनों टेबल्स का। तो मैं लिखूंगा पी इन्फो, यानी पी इन्फो के अंदर जो कंट्री आईडी का हमने कॉलम बनाया है उसको ज्वाइन लगाओ CNT डॉट आईडी से, यानी कंट्री टेबल की जो आईडी होगी वो पी इन्फो में कंट्री आईडी से नाम से हमने लाइन की। तो ये हमारी ज्वाइन की वीडियो हो गई। उसके बाद हम वेयर की कंडीशन लगाएंगे, और वेयर की कंडीशन इसलिए कि हम इस स्टोर प्रोसीजर को डायनेमिकली दोनों चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। यानी अगर हमें किसी स्पेसिफिक आईडी के बिहाफ पर रिकॉर्ड मंगाना हो तो हमें सिंगल रिकॉर्ड भी इसी स्टोर प्रोसीजर से मिल जाएगा, और अगर हमें ऑल टेबल का डेटा मंगाना है यानी सारे का सारा रिकॉर्ड फैच करना है तो वो भी हम इसी स्टोर प्रोसीजर से बना लेंगे। तो आपको दो स्टोर प्रोसीजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही स्टोर प्रोसीजर के ज़रिए इन दोनों कामों को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं बता दूँ। तो हम पी इन्फो के यहाँ पे लगाएंगे डॉट, इसकी आईडी या तो इक्वल हो पैरामीटर वाली आईडी के, यानी जो आईडी हमने भेजी है या तो हमें उसी का रिकॉर्ड दे दो, या फिर इसको आप ब्रैकेट में रखें और यहाँ पर स्टार्टिंग में आप ऐड करेक्ट आईडी लगाएं, यानी पैरामीटर, और यहाँ पे और का ऑपरेटर। अब ये क्वेरी क्या करेगी, जैसे मैंने बताया कि जब हम इस एसपी को कॉल करते वक्त यहाँ पे 0 पास करेंगे इस पैरामीटर में तो ये इस वाली कंडीशन को ट्रू करेगा, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा का सारा 0 पैरामीटर की मदद से हमें रिटर्न हो जाएगा। और अगर हम किसी स्पेसिफिक डेटा को हम आईडी से फैच करना चाहते हैं कि हमें सिर्फ 1 आईडी का डेटा चाहिए या 2 का चाहिए, तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और वो सिर्फ हमें उस स्पेसिफिक आईडी को ही रिटर्न करेगा। और इसके साथ साथ एंड के बाद हम कहेंगे कि हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड चाहिए जो कि इज एक्टिव हो। नॉट इज एक्टिव की बिट हमने रखी है इसमें, तो इज एक्टिव 1 हो, यानी वो रिकॉर्ड एक्टिव हो, उसकी बिट एक्टिव हो, वही रिकॉर्ड हमें रिटर्न होना चाहिए। तो ये स्टोर प्रोसीजर मैं आपको दोबारा इसके बारे में बता देता हूँ एक बार। ये स्टोर प्रोसीजर्स हम यूज़ करेंगे डेटा को फैच करने के लिए अपनी एप्लीकेशन पे, और एपीआई में भी इसी का रेफरेंस देंगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात की, ये एक एसपी डायनेमिकली हमारी दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा, यानी जब हमें सारा का सारा रिकॉर्ड टेबल से चाहिए उस वक्त भी हम इसी एसपी को यूज़ करेंगे, और जब हमें कोई स्पेसिफिक आईडी चाहिए फैच करने के लिए, एडिट करने के लिए कोई आईडी देंगे और उस आईडी के स्पेसिफिक पर्सन का हमें रिकॉर्ड चाहिए वो भी हम इसी एसपी को यूज़ करेंगे। क्योंकि आपके सामने है, बहुत सिंपल है, और आप इसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे ताकि ये एसपी हमारे पास क्रिएट हो जाए। तो हमने डेटाबेस के अंदर आने के बाद एसक्यूएल मैनेजमेंट के बाद हमने डेटाबेस बनाया, 2 टेबल्स बनाए, और आखिर में हमने ये स्टोर प्रोसीजर बनाया। अब हमारे डेटाबेस का काम कंप्लीट हो गया। और फर्दर आगे जाने से पहले इसमें मैं कंट्री के टेबल के अंदर राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं कुछ कंट्रीज़ ऐड कर लेता हूँ जैसे हम आगे यूज़ कर सकेंगे। तो ये कुछ कंट्रीज़ मैंने इंसर्ट कर ली। तो विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया, इसमें मैं फ़ोल्डर ओपन करूँगा। आप किसी भी लोकेशन पे जाके अपने फ़ोल्डर को बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल अपनी इस लोकेशन के ऊपर एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ ऐप विद नोड, और यहाँ से मैं इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये फ़ोल्डर हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो गया। उसके बाद आप टर्मिनल खोल लीजिए, टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल, उसके बाद यहाँ पे ये टर्मिनल ऑन कर देगा। टर्मिनल ऑन करने के बाद हम सबसे पहले हमने नोड एपीआई बनानी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू फोल्डर यहाँ पे बना लें। इसको हम नाम दे देते हैं, बनाते हैं नोड, और इस नोड के फोल्डर के अंदर हम बनाते हैं एपीआई। अब यहाँ पे टर्मिनल पे आप लिखिए cd कमांड, और cd कमांड के बाद आपने टाइप करना है नोड, यानी नोड के फोल्डर में आना है। तो यहाँ पर आपने नोड के फोल्डर में आने के बाद नोड की एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, तो उसके लिए जो पहली कमांड आपने चलानी है, आपने लिखना है npm init -y। आप एंटर करें तो ये कमांड आपके नोड के फोल्डर के अंदर आपकी package.json को
बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्रिएट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट कमांड हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है और उस डेटाबेस को हमने इस नोड एपीआई के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे पहली कमांड जो कि एसक्यूएल सर्वर को कनेक्टिविटी कराने के लिए हमें नोड.जेएस में ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए लिखिए npm ms sql, एंटर कीजिए। तो ये एसक्यूएल सर्वर से रिलेटेड जितनी लाइब्रेरीज हैं या डिपेंडेंसीज हैं वो हमारी इस नोड.जेएस एप्लीकेशन में ऐड करते हैं। तो जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको नोड मॉड्यूल का फोल्डर मिलेगा, यानी इस पैकेज से जो डिपेंडेंसी ज़रूरत थी एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करने के लिए वो यहाँ पे इसने इंस्टॉल कर दी। उसके बाद सेकंड कमांड हमें चाहिए express.js को इंस्टॉल करने के लिए। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे npm express। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्रेस के बारे में बताता चलूँ कि express.js एक बैकएंड फ्रेमवर्क है जो कि हेल्प करता है नोड.जेएस एपीआई रेस्टफुल एपीआईज बनाने के लिए। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊँ तो आप नोड.जेएस की एपीआई को बहुत सिंपल और छोटे कोड के साथ बनाने के लिए एक्सप्रेस को यूज़ करते हैं। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है जो कि हमने इंस्टॉल किया और उसके ज़रिए हम एपीआई को बहुत ही शॉर्ट हैंड तरीके से और बहुत ही रोबस्ट तरीके से हम एपीआई को क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक और पैकेज हमने इंस्टॉल करना है जो कि npm body parser। ये पैकेज क्या करेगा, जिस तरह से आपको यहाँ पे बॉडी पार्सर इसका नाम है, यानी जो HTTP रिक्वेस्ट के ज़रिए हम डेटा या रिक्वेस्ट बॉडी भेजेंगे अपनी एपीआईज के ज़रिए, उस बॉडी को पार्सिंग करना, इसके ज़रिए हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके जो यूज़ करेंगे इस नोड.जेएस की एपीआई में वो बॉडी पार्सर के ज़रिए करें। यानी डेटा की पार्सिंग, डेटा की इनकोडिंग वो हम इसके ज़रिए नोड.जेएस की एपीआई के साथ करते हैं और इसे हम मिडलवेयर भी कहते हैं। उसके बाद एक और पैकेज npm course। ये पैकेज जब आप अपनी एप्लीकेशन को नोड.जेएस की एपीआई के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्शन को क्रिएट नहीं करता, वो आपको क्रॉस ओरिजिन की एक्सेप्शन देता है, एरर्स देता है कि आपकी एपीआई थर्ड पार्टी को कॉल नहीं कर सकती फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो ये पैकेज आपकी उस एक्सेप्शन को या उस एरर को ख़त्म कर देगा और अलाउ कर देगा कि ये एपीआई इस एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट हो सकती है। तो उसके लिए हमने ये npm course पैकेज को यूज़ करें, अदरवाइज हमारी एपीआई के साथ हमारी एप्लीकेशन कनेक्ट नहीं हो सकती और ये एपीआई यूज़ नहीं हो सकती। उसके बाद एक लास्ट पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे जो कि है npm -g nodemon। ये nodemon पैकेज क्या करेगा, ये nodemon कमांड इस एपीआई को ऑटोमेटिकली रन करके रखेगी और अगर हम कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस अपनी उस एपीआई में करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस चेंजेस को कंपाइल करेगी और एपीआई को रीइनिशियलाइज कर देगी। हमें बार बार नोड.जेएस की एप्लीकेशन को या एपीआई को रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नोड.जेएस के अंदर nodemon कमांड जस्ट लाइक आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे एंगुलर की एप्लीकेशन में ngserve काम करता है। जब हम ngserve कर देते हैं तो फिर हम कोई भी मॉडिफिकेशन करें कोड के अंदर एंगुलर में, हम Ctrl+S करते हैं तो वो मॉडिफिकेशन ngserve कमांड की बदौलत ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हमारी एप्लीकेशन को कर देता है। इसी तरीके से nodemon कमांड भी बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन को इसी तरीके से ऑटो रिफ्रेश कर देगा जब भी कोई एपीआई में हम मॉडिफिकेशन करेंगे। इसके बाद हम नोड के फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर और क्रिएट करते हैं। इसको हम नाम देते हैं src यानी सोर्स, और इस एपीआई फोल्डर को हम इस सोर्स में मूव कर लेते हैं। तो इस सोर्स के फोल्डर में ये एपीआई फोल्डर हमने मूव कर। अब इस एपीआई फोल्डर के अंदर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करें और इस न्यू फाइल का नाम आप देंगे index.js। जितनी भी एपीआईज हमने बनानी है वो सारी हम इसी फाइल के अंदर बनाएं। तो स्टेप बाय स्टेप हम एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन और फिर उसके बाद एपीआई बनाने का प्रोसेस मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे वो पैकेजेस यूज़ करने हैं जो कि हमने अभी इंस्टॉल किए हैं इस एपीआईज के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा var, यानी एक वेरिएबल मुझे बनाना है और मैं यहाँ पे लिखूँगा express। ये एक वेरिएबल का नाम है, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू के बाद फिर आपने कीवर्ड लिखना है जो कि है रिक्वायर, और इस रिक्वायर पैकेज के अंदर आपने लिखना है एक्सप्रेस। अब ये रिक्वायर क्या है और ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा, तो जिस तरह एंगुलर के अंदर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, C# के अंदर हम यूजिंग स्टेटमेंट नेम स्पेसेस को यूज़ करने के लिए लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह नोड.जेएस के अंदर
आप रिक्वायर के कीवर्ड के साथ उस पैकेज को इसके अंदर पास कर देते हैं जो कि आपने इस फाइल में यूज़ करना होता है उसकी डिपेंडेंसीज। तो ये हमने बिल्कुल इम्पोर्ट स्टेटमेंट वाला काम किया है कि जो भी लाइब्रेरी या जो भी डिपेंडेंसी हमने यूज़ करनी है उसे हम रिक्वायर करके किसी एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करवा लेते हैं। तो बाकी के पैकेजेस भी मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो ये सारे के सारे पैकेज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए। सीक्वेंस से ही हम चल रहे हैं। यहाँ सबसे पहले एक्सप्रेस को हमने यूज़ किया, फिर उसके बाद इस एक्सप्रेस को मैंने इस ऐप नाम के एक वेरिएबल में रख लिया, यानी हम ऐप को यूज़ करेंगे जो भी एक्सप्रेस से रिलेटेड हमें फंक्शनलिटी चाहिए होगी। फिर हमें एसक्यूएल से कनेक्टिविटी करनी थी तो हमने एसक्यूएल को रिक्वायर किया, इसी तरह कोर्स को रिक्वायर किया और फिर बॉडी पार्ट्स के पैकेज को यहाँ पे रिक्वायर किया। तो ये हमारी इम्पोर्टिंग वाला स्टेप मुकम्मल हुआ। उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आपने लिखना है var और यहाँ पे आपने लिखना है कॉन्फ़िग। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने सेंस बनाने के लिए यहाँ पे इसका नाम कॉन्फ़िग दिया है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस से यहाँ पे मैंने एक बॉडी बनाई, बॉडी को एंड किया टर्मिनेटर से और इसमें एंटर कर दिया। यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं होगी तो हमारी APIs या DB के साथ कनेक्ट नहीं होगी सबसे पहले तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हमने ठीक तरीके से क्रिएट कर। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आप सबसे पहले आपने डेटाबेस SQL मैनेजमेंट का यूज़र रखना है। वो कहाँ से आएगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। मेरे केस के अंदर मेरे यूज़र का नाम है ऐसे, कॉमा लगाना है, उसके बाद आपने एंटर करना है, उसके बाद आपने अपने SQL मैनेजमेंट स्टूडियो का पासवर्ड रखना है, जो कि आपका जो भी पासवर्ड हो वो आप यहाँ पे रखेंगे। मेरे केस में ये पासवर्ड है 1 2 3 4 5। उसके बाद आपने अपने सर्वर का नाम रखना है। ये नाम वगैरह सब कहाँ से आता है ये मैं भी आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। उस सर्वर नेम के बाद आपने लिखना है डेटाबेस, यानी आपके अपने डेटाबेस का अपना नाम बताना है। हमारे केस के अंदर हमने उसका नाम रखा है नोड DB, तो नोड डेटाबेस का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपने पोर्ट लिखनी है, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ करता हूँ 1433। अगर आप चाहें तो इस पोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है डायलेक्ट के अंदर आप लिखेंगे जो भी आपके पीछे जो पैकेज या जो डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हैं उसका नाम। हमारे केस के अंदर है MS SQL, तो MS SQL यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगेन कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डायलेक्ट ऑप्शंस। इस डायलेक्ट ऑप्शन में आप इंस्टेंस का नेम देंगे, यानी आपने यहाँ पे लिखना है इंस्टेंस नेम। और ये जो इसकी स्पेलिंग है ये केस सेंसिटिव है, तो इसका बड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यहाँ पर आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके आप ये सारे के सारे कीवर्ड को एक बार वेरीफाई करवा सकते हैं जब आप इस कोड की प्रैक्टिस कर रहे हो तो। उसके बाद यहाँ पे कॉमा एंड देन लास्ट में आप लिखेंगे ऑप्शंस। तो ऑप्शन के अंदर आपने लिखना है इनक्रिप्ट कॉलन के बाद फॉल्स। इस सर्विस को फिलहाल हमने इनक्रिप्शन को फॉल्स कर। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि यूजर पासवर्ड और सर्वर और इंस्टेंस नेम हमने कहा, तो आपने अपने SQL मैनेजमेंट स्टूडियो को जब आप कनेक्ट कर रहे होते हैं यहाँ से, तो पहली ही विंडो आपको आपका सर्वर नेम भी देती है, आपका लॉगिन नेम भी देती है और आपका पासवर्ड भी देती है। पासवर्ड हाइड ही रहता है क्योंकि पासवर्ड एक सेंसिटिव चीज़ होती है। जो भी आपका पासवर्ड हो वो पासवर्ड आपने वहाँ पर टाइप कर देना है। ये सारी सेटिंग SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन पे हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये सर्वर नेम को यहाँ से कॉपी कीजिए। मेरे केस के अंदर ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में भी ये सब हो। आपका अपना सर्वर नेम होगा आपके अपने PC कंप्यूटर के हिसाब से। तो मैंने ये सर्वर नेम कॉपी किया और मैं अपनी एप्लीकेशन में आया, तो सबसे पहले जो सर्वर था उस सर्वर के अंदर आपने पेस्ट करना है और यहाँ पे आपने इसको बड़ा केयरफुली फॉलो करना है कि सर्वर नेम इस स्लैश से पहले, यानी इस बैक स्लैश के बाद आपने जो आपके पास SQL एक्सप्रेस लिखा हुआ है आपने इसे कट कर लिया। यहाँ पर आपका ये सर्वर है जो कि यहाँ तक था। बैक स्लैश के बाद मैंने जो भी मेरे आगे कीवर्ड लिखा हुआ था मैंने उसे यहाँ से स्प्लिट कर लिया, यानी कट कर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, इसे बहुत ध्यान से देखें समझें। सर्वर नेम हमने SQL मैनेजमेंट यहाँ से उठाया और उठाने के बाद हमने अपनी एप्लीकेशन में उसको यहाँ पे रखा और एप्लीकेशन में रखने के बाद हमने उसे स्प्लिट किया। और जो दूसरी चीज़ थी जो कि इसे इंस्टेंस नेम कह सकते हैं, वो हमने डायलेक्ट ऑप्शंस के अंदर इंस्टेंस नेम की प्रॉपर्टी में रख देना है इस तरह, और आप इस फॉरवर्ड स्लैश को यहाँ से रिमूव कर दें। तो आपका जो मैनेजमेंट स्टूडियो का सर्वर नेम होता है उसके अंदर एक आपका होता है सर्वर और दूसरा आपका उसका सर्वर का होता है इंस्टेंस। तो वो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे रख दी। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि यूज़र मेरा ऐसे है, तो वो मुझे यहाँ पे इस तरह से पता लगा कि लॉगिन मेरा यहाँ पे ऐसे है। आपका जो भी यहाँ पे नाम आ रहा हो आपने वो नाम उठा लेना है और पासवर्ड आपको आपका याद ही होना चाहिए।
तो वो पासवर्ड आपने यहाँ रख देना है। तो ये सिंपल सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे बना ली, जो कि हमें डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमने एसक्यूएल सर्वर की कनेक्टिविटी को वेरीफाई करना है कि वो हमारे पास कनेक्शन बन रहा है या नहीं। तो हम लिखेंगे एसक्यूएल, और ये एसक्यूएल ये वेरिएबल इस वाले वेरिएबल का नाम है। तो ये एसक्यूएल डॉट कनेक्ट, यानी हमने चेक करना है कि ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पे कनेक्ट के फंक्शन को यूज़ करना है। उसके बाद हमने उसके अंदर इस कनेक्ट के फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हमें जो पहली चीज़ देनी है वो देनी है कॉन्फ़िग, और ये कॉन्फ़िग ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम इसे कह रहे हैं कि इसको सर्वर को कनेक्ट करो, कॉमा के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, और उस ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे एरर का पैरामीटर। अगर कोई इन केस कोई एरर आता है तो ये हमें वहाँ पे एरर बता दे। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर कोई एरर हो तो इफ़ कंडीशन में हम चेक करेंगे ERR, यानी अगर ये वेरिएबल कोई भी एरर है तो उसको कंसोल कर दो। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर उसके बाद एल्स के अंदर क्या करो, तो एल्स के केस के अंदर भी कंसोल डॉट लॉग करो, लेकिन इस बार इसके अंदर हम पास कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक लोकल पोर्ट हमने बना लेनी है। तो उसके लिए कांस्टेंट हम बनाएंगे, उसको नाम देंगे पोर्ट का, और उस पोर्ट पे हम रख देंगे 3500। ये वो लोकल पोर्ट होगी जिस पर आपकी API लोकली होस्ट होगी। ये मैंने 3500 दिया है, ये आप कुछ भी दे सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी नंबर यहाँ रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। उसके बाद ऐप को यूज़ करना है, यानी एक्सप्रेस वाली फंक्शनलिटी को यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम यूज़ करेंगे लिसन के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे पास करेंगे ये पोर्ट जो कि कांस्टेंट हमने बनाया था, एंड यहाँ पे हम एरो फंक्शन की मदद से बॉडी बना लेंगे। अब यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे और चेक करेंगे क्या हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमारा कनेक्शन है, वो यहाँ पे लिस्ट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ये हमने कॉन्फ़िगरेशन भी बना ली, कनेक्ट भी बना लिया, और हमने लिसन की पोर्ट भी बना ली। आगे बढ़ने से पहले यही इस पॉइंट पर ही आपके लिए बेस्ट है कि आप चेक कर लें कि आपके पास आपकी ये नोड की जो कि अभी तक की कॉन्फ़िगरेशन है या आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो चल रही है या। तो रन करने के लिए हम इनर डायरेक्टरी में जाएंगे, यानी नोड के बाद हम जाएंगे SRC में, SRC के बाद हम जाएंगे API। नोड को रन करने के लिए हमने नोडमोन पैकेज को यूज़ किया था। हम डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर सकते हैं, रन कर सकते हैं नोडमोन के बगैर भी। तो ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करता चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि नोडमोन रन किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा तो ही आपकी Node.js की एप्लीकेशन रन होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डिफ़ॉल्ट भी इसको रन कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम फंक्शनलिटी के साथ API को भी चलाना है, यानी अगर हम कोई भी चेंज करें, कुछ करें, तो वो हमें ऑटोमेटिकली उसको रीस्टार्ट करके हमारी API को रन कर दें। वरना अगर हम मैनुअली इसको रन करेंगे तो हमें बार बार उसे स्टॉप करके कोई एक डॉट का चेंज भी करने के बाद हमें उसको वापस रन करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप आ जाएं package.json में। तो package.json में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट का बाउंड्री मिलेगी। अब इस यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाइए, और यहाँ पे आप डबल कोट्स के अंदर लिखिए स्टार्ट। ये नोडमोन की कॉन्फ़िगरेशन के लिए नोडमोन और index.js, यानी उस फाइल का नाम जिसके अंदर आपकी सारी की सारी फंक्शनलिटी मौजूद है। हमारे केस के अंदर index.js है, तो यहाँ पे मैंने नोडमोन index.js लिया। इसके बाद मैं इसको कॉपी कर लूँगा और कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं स्टार्ट की जगह कर दूँगा सर्व। तो ये नोडमोन की कॉन्फ़िगरेशन हमने एक्टिवेट कर दी कि जब हम नोडमोन index.js लिखें तो उसका मतलब होगा कि आप स्टार्ट भी करो और इस API प्रोजेक्ट को सर्व भी करो। तो यहाँ पर आने के बाद आपने लिखना है नोडमोन index.js, जो भी आपकी फाइल का नाम हो, और आपने ये तरीका है इसको रन करने का। आप एंटर कीजिए, ये कुछ टाइम लेगा, और देखें इसने यहाँ पे कनेक्टेड भी कर दिया डेटाबेस को, और यहाँ पे लिसन ऑन पोर्ट जो कि हमने यहाँ पे पोर्ट नंबर अपनी लिखी थी, इसने वो पोर्ट भी एक्टिव कर दी, और हमारा SQL कनेक्टेड भी यहाँ पर हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक और बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने सिर्फ ये कमांड लिखी और मेरे पास ये API रन हो गई, हो सकता है कि आपके पास इस तरह से ये चीज़ रन ना हो रही हो और आपको वो बहुत सारे एरर दे रहा हो। तो वो एरर्स के रिजॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जो कि 10 में से समझ लें
कि 8 लोगों के पास वो एरर आता ही आता है। वो उस कॉन्फ़िगरेशन का एरर होता है जो कि हमें कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी होती हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट आपको बहुत ही केयरफुली फॉलो करना है। इस पॉइंट पर भी सबसे पहला वो जो मसला होता है वो आपका होता है कि आपके सिस्टम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी जो आपकी एग्जीक्यूशन पॉलिसी होती है, वो आपकी सेट नहीं हुई होती। ये आपका पहला इशू। तो उसको चेक करने के लिए आपने आना है यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में और आपने लिखना है पावर शेल। इस पावर शेल को आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करना है। पावर शेल जैसे ही आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर पे रन हो जाए, आपने cd डबल डॉट करके बाहर आ जाना है और cls स्क्रीन करके आपने इनिशियल पॉइंट पे आना है और यहाँ पे आपने कमांड टाइप करनी है get dash execution policy। तो ये वो कमांड है कि इस कमांड से आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम की एग्जीक्यूशन पॉलिसी क्या है। इस तरह मेरे केस में ये अभी रिमोट साइंड आ रही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एग्जीक्यूशन पॉलिसी मेरे पास सेट हुई हुई है। लेकिन अगर आपके केस में ये कमांड लिखने के बाद आपके पास यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड आ रहा हो, तो इसका मतलब आपकी एग्जीक्यूशन पॉलिसी इनेबल्ड नहीं है। तो उसको इनेबल करने के लिए भी एक कमांड है। वो कमांड है set dash execution policy remote sign डैश स्कोप और स्पेस करंट यूजर। ये वो कमांड है जिसे आप यूज करते हुए अपनी एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड से रिमोट साइन इन कर सकते हैं विद करंट यूजर। इसका मतलब ये है कि जो यूजर आपके सिस्टम पर लॉगिन है, करंट जो यूजर है, उस यूजर के लिए एग्जीक्यूशन पॉलिसी को रिमोट साइन आप कर रहे हैं। ये दोनों कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आपको वहां से ये मिल जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त आपने यूज करना है जब आपका यूजर ये इस गेट डैश एग्जीक्यूशन पॉलिसी के बाद यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड आए। अदरवाइज आपको ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, जो दूसरा इशू आपकी कनेक्टिविटी के दौरान जो आपको एरर मिलेगा, वो है आपकी TCP/IP की कॉन्फ़िगरेशन। वो आपने कैसे करना है, वो आपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपने लिखना है कंप्यूटर मैनेजमेंट। कंप्यूटर मैनेजमेंट में आपने क्लिक करना है और कंप्यूटर मैनेजमेंट में आने के बाद यहाँ पे आपने आना है सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस में। सर्विसेज एंड एप्लीकेशन में उसके बाद यहाँ पे आपको SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का एक पूरा का पूरा यहाँ पे डायरेक्टरी मिलेगी। इसे एक्सपेंड कर लें तो यहाँ पे आपको SQL सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में आना है। इस कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपने प्रोटोकॉल सीखने हैं और यहाँ पे आपको ये मिलेगा TCP/IP। मेरे केस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी एप्लीकेशन, ये Node.js की एप्लीकेशन कनेक्ट ही इसी वजह से हुई है क्योंकि ये सारी सेटिंग्स मैंने ऑलरेडी इनेबल्ड कर रखी। आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई नया सिस्टम होता है तो उसमें ये चीज़ इनेबल्ड नहीं होती, तो आपके पास वो एरर आएगा ही आएगा। तो आपको उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके इनेबल करना होगा, यानी अभी वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड हो तो आपने इनेबल कर देना है। उस इनेबल करने के बाद आपको याद होगा कि कॉन्फ़िगरेशन में हमने यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखी थी, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन की पोर्ट नंबर। इस कॉन्फ़िगरेशन की पोर्ट नंबर आपने यहाँ पे भी टाइप करनी है। वो आप टाइप कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, इसके बाद IP एड्रेसेस में जाना है और यहाँ पे आके आपने बिल्कुल लास्ट के अंदर IP.all के अंदर आके आपने ये पोर्ट नंबर 1433 यहाँ पे टाइप कर देनी है। और टाइप करने के बाद आप ओके करोगे, ये सर्विस आपकी इनेबल्ड हो जाएगी। जैसे ही ये आपकी सर्विस इनेबल्ड हो तो यहीं पर ही आपके पास SQL सर्वर सर्विसेज का यहाँ पे ऑप्शन होगा। इस SQL सर्वर सर्विसेज में आपने आना है। ये प्रोसेस करने के बाद ये आपका थर्ड स्टेप। उसके बाद यहाँ पे आपने SQL सर्वर, आपकी जो सर्विसेज होंगी वो रनिंग स्टेट में होंगी, आपने उसको स्टॉप कर देना है या आपने उसको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट जैसे ही आप करेंगे तो ये रीस्टार्ट करने के बाद आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी SQL सर्वर की, जो आपने अभी प्रोटोकॉल वगैरह चेंज किए, वो सारे के सारे यहाँ पे आपकी SQL सर्विसेज में इनेबल्ड हो जाएंगे। इन दो चीज़ों को भी देख लेना है। समटाइम्स SQL सर्वर ब्राउजर और सर्वर HN भी आपके पास इशू कर देते हैं, तो सेफ साइड ये है कि आप इनको भी स्टार्ट कर लें यहाँ से। भी मेरे केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये स्टॉप नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फिर भी कोई इशू आए तो आप इन दोनों सर्विसेज को भी, एजेंट और ब्राउजर को भी, आपने रनिंग स्टेट में ले आना है। तो ये वो तीन आपके मोस्ट क्रिटिकल इश्यूज हैं जो कि आपके API, नोड API को SQL कनेक्टिविटी के साथ जब आप API को रन करेंगे तो ये इशू आपको दे, एरर दे। उन एरर को रिजॉल्व करने के लिए ये प्रोसेस आपने जरूर करना है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन कनेक्ट नहीं। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस API बनाने के प्रोसेस को, और यहाँ पे आपने बॉडी पार्सर की सेटिंग कर लेनी है। जिस तरह मैंने बताया था कि बॉडी पार्सर और कोर्स हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये दोनों पैकेज, इनकी वजह से एक हमारे पास डेटा को पार्स करने के लिए और दूसरा क्रॉस ऑपरेशन को
कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले बॉडी पार्सर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे app.use और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे बॉडी पार्सर, और सबसे पहले हम URL इनकोडिंग करेंगे। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाना है और उस ब्रैकेट के अंदर आपने कर्ली ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सटेंडेड ऑन ट्रू। ये आपकी URL इनकोडिंग को इनेबल कर देगा। उसके बाद हमने जो कि हमारी डेटा की पार्सिंग होगी वो पार्सिंग हमने जेसन के अंदर करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, बॉडी पार्सर डॉट जेसन। तो ये दो चीज़ें हमने बॉडी पार्सर के यूज़ करनी है, URL इनकोडेड और बॉडी पार्सर की टाइप बतानी है कि वो टाइप हमने कौन सी रखनी है। तो हमने हमारे केस में वो जेसन। कॉन्फ़िगरेशन के बाद, यानी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पर हम कोर्स को भी यूज़ कर लेंगे कि हमें आगे चल के कोई इशू ना आए। तो app.use ब्रैकेट और उस ब्रैकेट के अंदर हमने कोर्स को इनेबल कर लेना है। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। उसके बाद हम अपनी पहली API बनाते हैं और वो API हम बनाएंगे गेट के लिए। और गेट की API बनाने के लिए आपने लिखना है app.get, क्योंकि हम गेट की API यूज़ करें तो app.get यूज़ करेंगे। उसके बाद फंक्शन, और इसके अंदर हम बताएंगे कि वो रूट या वो API का URL क्या होना चाहिए। वो पाथ हमने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा / लिखूंगा API / और गेट प्रोफाइल्स। ये आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने API और गेट प्रोफाइल दिया है, यानी मैं इस तरह का URL बनाना चाहता हूँ तो मैंने ये वाला पैटर्न यूज़ किया है। उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोर प्रोसेस क्रिएट करते वक्त बताया था कि गेट की API को हम दोनों काम एक ही API और एक ही स्टोर प्रोसीजर से लेंगे। कि हम सिंगल रिकॉर्ड मंगाना हो तो भी हम इसी API की वजह से मंगा लें, और अगर हमने मल्टीपल रिकॉर्ड मंगाने हो तो भी हम एक ही API से मंगा लें। तो हमने डायनेमिक काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर के साथ गेट API बनाने के लिए आपने एक और स्लैश लगाना है, आपने लगाना है कॉलन, और आपने यहाँ पे पैरामीटर का नाम लिखना है ID, क्योंकि हम यहाँ पे ID सेंड करें। अगर आप कोई और पैरामीटर सेंड कर रहे हो तो आपने नाम भी उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रखना है। उसके बाद कॉमा लगाना है, और कॉमा के बाद हम यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के वेरिएबल बना लेंगे। यानी पहला होगा हमारा रिक्वेस्ट और दूसरा वेरिएबल होगा रिस्पॉन्स। तो ये हमारा गेट की API के फंक्शन की बॉडी बन गई। यहाँ पे हमने SQL कनेक्ट करना है, कॉन्फ़िगरेशन देनी है। कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे। इस फंक्शन में हम एरर को रख लेंगे कि अगर कोई इनकेस कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को यहाँ से हमने डील कर लेना है। और जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था, तो यहाँ से इस लाइन को कॉपी कर लीजिए कि अगर कोई एरर आता है तो एरर हमें यहाँ पे ये कंसोल में दिखा दें। और अगर एरर नहीं आता तो उसके बाद फिर हमारा आगे का प्रोसेस जो भी है उसको ये कंटिन्यू रखिए। तो यहाँ पे आप लिखिए var request equals to new SQL.request। ये हमने रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवा लिया। अब रिक्वेस्ट में यहाँ पे मतलब है कि हमने अगर कोई चीज़ भेजनी है, कोई पैरामीटर सेंड करना है तो वो हम रिक्वेस्ट में सेंड करें। तो अब इसी रिक्वेस्ट को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा कि हमने एक वेरिएबल सेंड करना है, उस इनपुट का नाम है ID। अगर आपके वेरिएबल का नाम चेंज हो तो आप यहाँ पे उसको चेंज करना मत भूलिएगा। उसके बाद उसकी टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा SQL.integer, यानी वो जो वेरिएबल हमने स्टोर प्रोसीजर में रखा था वो इंटीजर टाइप का था जो हम भेजेंगे। ID क्योंकि इंटीजर ही होती है तो हम यहाँ पे इंटीजर भेज रहे हैं। और इसी तरीके से रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, यानी रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू आई होगी उसे हम इसमें सेट कर देंगे। तो वो हमारे केस के अंदर URL के अंदर हमने ID भेजी होगी, तो हम कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट पैरामीटर के अंदर जो ID आई है वो इस इनपुट के अंदर असाइन करो। उसके बाद रिक्वेस्ट की ही ऑब्जेक्ट से ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, request.execute। और इस एग्जीक्यूट के अंदर हम अपने उस स्टोर प्रोसीजर को रखेंगे, उसका नाम यहाँ पे रखेंगे जो कि हमने क्रिएट किया था। तो वो नाम यहाँ पे है SP_get profiles। आपने नाम कॉपी कर लेना है, नाम में कोई भी मसला नहीं होना चाहिए वरना रिकॉर्ड हमें फैच होकर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने ये नाम रख लिया। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के हमने अगेन एक फंक्शन बनाना है। जाहिर है कि ये SP कुछ रिटर्न करेगा, तो उसको रिटर्न करने के लिए हम अब एक और फंक्शन बना रहे हैं। और इस फंक्शन के अंदर हमने एरर और रिकॉर्ड सेट ब्रैकेट का और करली ब्रैकेट का, कॉमा का यहाँ पे बड़ा ख्याल आपने रखना है। वैसे तो आप जब VS कोड में होंगे तो ये बहुत ही एफिशिएंटली इस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे गलत लगी हुई होगी तो ये काम नहीं करेगा। अगेन
अगर कोई एरर हो उसको विजिबल कराने के लिए यहाँ पे हम ये लाइन रख लेंगे। उसके बाद अगर ये कुछ ऐसा नहीं होता तो रिस्पॉन्स के अंदर जो भी रिस्पॉन्स के अंदर यानी इस वाले वेरिएबल के अंदर जो रिस्पॉन्स मिला होगा हम उसे कैप्चर, और यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा जेसन फॉर्मेट में, और जेसन फॉर्मेट में से रिकॉर्ड सेट के अंदर यानी इस वाले वेरिएबल के हमें वो रिस्पॉन्स मिला होगा और हमने उसे कन्वर्ट करवा के जेसन के अंदर हम रिटर्न करवा। तो ये आपकी गेट की एपीआई कंप्लीट हो गई। आप स्क्रीन को पॉज करके इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं एक बार फिर आपकी हेल्प कर देता हूँ इसको बनाने में, समझाने में। ये आपने ऐप डॉट गेट करना है, यानी जो भी आपकी HTTP ऑपरेशन की टाइप होगी, पोस्ट, गेट या डिलीट या आपके पास पुट जो भी है वो आपने यहाँ पे रखना है। गेट के केस तक हमने गेट रखा। उसके बाद यहाँ पे आपने उसकी राउटिंग या URL का एड्रेस रखना है जो आप बनाना चाहते हो यूज करने के लिए इस API। उसके बाद रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के वेरिएबल। उसके बाद SQL कॉन्फ़िगरेशन को रखकर हमने कहा कि अगर कोई एरर हो तो वो एरर यहाँ पर डिस्प्ले करा दें कंसोल कर की सूरत में, वरना रिक्वेस्ट बॉडी बनाई। रिक्वेस्ट बॉडी में हमने वो पैरामीटर दिया जो हम इस API को कॉल करते वक्त यहाँ पे यूज करें। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट के जरिए एग्जीक्यूट किया उस SP को जो कि हमने बनाया था, और ये SP का तो काम करेगा कि अगर कोई एरर होगा तो हमें एरर देगा, अदरवाइज जो रिकॉर्ड वहाँ से रिटर्न होंगे यहाँ पे हम उसे रिकॉर्ड सेट कहते हैं, उस रिस्पॉन्स के रिकॉर्ड सेट को हमने जेसन में कन्वर्ट करवा के उसे हम रिटर्न करवा लेंगे, और ये हमें वो रिटर्न करके जब ये API चलेगी तो हमें वो डेटा मिल जाएगा या फिर एरर मिलेगा। तो इसे सेव कीजिए। देखें जैसे मैंने सेव किया या नॉर्मल ने इसको ऑटोमेटिकली इसके चेंजेस को रीइनिशिएट कर दिया। इसी तरह मैं इसको इस API को टेस्ट करने के लिए हम अभी रिकॉर्ड कोई नहीं है, मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ पर्सनल इन्फो के अंदर कि हम इस API को टेस्ट कर सकें कि ये चल रही है या नहीं। तो मैंने एक रिकॉर्ड गेट पर्सनल इन्फो के टेबल में इंसर्ट कर लिया ताकि हमें API को टेस्ट करने में आसानी रहे। अब इस API को टेस्ट करने का तरीका है कि आपने अपने ब्राउज़र पे जाना है और इस ब्राउज़र में आपने टाइप करना है लोकल होस्ट, और जो पोर्ट नंबर आपने दी है यानी हमारे केस में 3500 की वो पोर्ट थी, और आगे आप देखें कि जो URL आपने यहाँ पे दिया हुआ होगा यानी ये URL जो आपने यहाँ पे दिया है, अपने इस URL को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे उसको रखना है लोकल होस्ट और अपने पोर्ट नंबर के बाद, और क्योंकि ये पैरामीटराइज है तो स्लैश के बाद आपने आखिर में 0 भी लिख देना है। और जैसे आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको आपका टेबल का वो रिकॉर्ड डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। यानी ये नोड की API सक्सेसफुली, हमने नोड का प्रोजेक्ट भी बना लिया, हमने API भी बना ली, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली, और अब हमारी वो API वर्किंग कंडीशन में हमें डेटा रिटर्न भी कर रही है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड मंगाना हो तो इस 0 की जगह आप वो स्पेसिफिक ID देंगे तो ये आपको वो ID का डेटा रिटर्न करेगा। अभी आप देख सकते हैं ID 1 है, एक ही रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे उसने हमें एक ही रिकॉर्ड ला के दिया। अगर हमारे पास ID ज़्यादा होंगी तो अकॉर्डिंगली हम 1 2 3 करके किसी भी स्पेसिफिक का डेटा मंगा सकते हैं, और 0 टाइप करके एंटर करेंगे तो वो सारा का सारा टेबल का डेटा हमें यहाँ पे ला के देगा। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे मिसिंग लग रही है तो मैं करेक्शन आपकी भी कर दूँ। SP पे वापस आना है और यहाँ पर आपने, और उसके लिए आपने यहाँ पे लगाना है कॉमा, सेलेक्ट वाले के बाद जहाँ पे pinfo.static लगा हुआ है वहाँ पे आपने कॉमा लगाना है, और कॉमा के बाद अब वो क्योंकि हमें कंट्री से वो हमें कंट्री नेम चाहिए तो हम CNT कंट्री टेबल का एलियास को यूज़ करते हुए यहाँ से कंट्री को यूज़ कर देंगे, यानी हमें ये भी डेटा मिले और हमें कंट्री की ID के बिहाफ पे, यानी कंट्री ID जिस पर हमने ज्वाइन लगाया है उसके बिहाफ पे हमें कंट्री का नाम भी रिटर्न हो। तो इसको अल्टर कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करना बहुत आसान होता है, कभी भी चेंज करना पड़े तो जस्ट आपने अल्टर का कीवर्ड लिखना है और आपने एज इट इज़ सब कुछ एग्जीक्यूट कर देना है। ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको कंट्री भी मिल रहा है कंट्री ID के रिस्पेक्टिव, तो ये भी हमारा काम बहुत आसानी से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट APIs यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और ये पहली API स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हमने क्रिएट की। बाकी की API हम दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे ताकि दोनों ही मेथड समझ आ सकें कि स्टोर प्रोसेस को कैसे यूज़ किया जाता है, और अगर आपने क्यूरी लिखनी हो तो क्यूरी API में कैसे यूज़ करते हैं Node.js की। तो सेकंड API हम गेट के क्रिएट करते हैं जो कि कंट्रीज़ हमें ड्रॉप डाउन के अंदर लोड करने के लिए कंट्रीज़ के टेबल से डेटा लेके देगी, तो वो भी app.get करके ही हमने यूज़ करना है। उसके बाद हमने URL बनाना है, तो सेम URL आपने बनाना है API/ जो भी आपने नाम रखना है API का, मैं यहाँ रखता हूँ गेट कंट्रीज। उसके बाद सेम आपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को वेरिएबल में यहाँ पे रखना है एरो फंक्शन,
और बॉडी। यहाँ पे कांस्टेंट बनाएंगे, इस कांस्टेंट को रिक्वेस्ट का नाम देंगे और वही काम जो हमने वहाँ पे किया था यहाँ पे हम करेंगे SQL.request। इसके बाद इसी रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे और अब की बार हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूरी, क्योंकि यहाँ पे अब हम क्यूरी के जरिए इसको यूज करें। क्यूरी में हम एस्टेरिक साइन लगाएंगे जो कि आपके 1 के बराबर में, ऊपर वाले बटन में 1 के बराबर में बटन होता है, एस्टेरिक का साइन लगाना और उसके अंदर आपने अपनी क्यूरी लिखनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट। क्यूरी लिखने के बाद हम यहाँ पे पैरामीटर के अंदर एरर और रिजल्ट के 2 वेरिएबल बना लेंगे। तो एरो साइन की मदद से हम डिफाइन कर लेंगे और यहाँ पर अब हम चेक कर लेंगे कि अगर कोई एरर आता है तो ये रिटर्न में हमें एरर सेंड कर दे, यानी रिस्पॉन्स डॉट सेंड। एक ये तरीका भी है एरर को रिटर्न करने का। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमें सेंड करवाना हो उसका रिजल्ट, यानी डेटा चाहिए हो रिटर्न के अंदर, तो रिजल्ट के वेरिएबल को हम सेंड करवा देंगे। ये सेंड का मतलब ये कि ये सेंड करेगा हमारे ब्राउज़र को या हमारी API को या एप्लीकेशन को, जो जिस API ने इसको यहाँ पे रिटर्न किया होगा उस केस के अंदर। तो ये हो गया, इसको सेव कीजिए। अगर कोई एरर होगा तो ये हमें एरर बता देगा और यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो इसने सक्सेसफुली ये पोर्ट रन कर दिया और कनेक्ट करके हमें दे दिया। अब हम देखते हैं कि ये हमें डेटा ला के देता है या नहीं। जिस तरह हमने प्रोफाइल का डेटा मंगाया था बिल्कुल इसी तरह साथ में ये इसका एंड पॉइंट चेंज करना है। गेट प्रोफाइल से अभी हो जाएगा गेट कंट्रीज। हम एंटर करेंगे तो देखें ये डेटा भी हमें कंट्रीज का इसने सक्सेसफुली रिटर्न कर। ये API भी हमारी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। तो दोनों गेट प्रोफाइल्स भी और कंट्रीज भी हमने गेट कर लिया और दोनों तरीकों से, SP से भी और क्यूरी के जरिए भी। अब हम जल्दी जल्दी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का भी यहाँ पे API क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट की API क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट या क्रिएट की API बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखना है ऐप डॉट पोस्ट ब्रैकेट। ये पोस्ट की API डेटा को सेव करने के लिए होती है। तो जो HTTP का मेथड यहाँ पे यूज़ होगा वो पोस्ट का यूज़ होगा। उसके बाद आपने उसका एंड पॉइंट बनाना है। एंड पॉइंट उसी पैटर्न पे चलेगा जो कि हमारी बाकी APIs का है। तो API स्लैश यहाँ पे हम करेंगे ऐड प्रोफाइल। तो ये एंड पॉइंट हो गया रेडी। उसके बाद कॉमा लगाकर हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कैप्चर करना है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के वेरिएबल, एरो फंक्शन, बॉडी और एंटर करके हमने यहाँ पर। उसके बाद कांस्टेंट में हम इसी तरह से ये रिक्वेस्ट ले लेंगे, यानी इस लाइन को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे उसको पैच कर लें। तो ये रिक्वेस्ट का इनिशियलाइजेशन हो जाएगी हमारे ऑब्जेक्ट की। ये पोस्ट की API है, यानी इसमें डेटा आएगा और रिक्वेस्ट के थ्रू आएगा, पैरामीटर्स आएंगे। तो वो सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पे कैप्चर करने हैं। किस तरीके से कैप्चर करेंगे, वही जिस तरह हमने प्रोफाइल के लिए पैरामीटर बनाया था। तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट इनपुट। जो हमारे पास टेबल के अंदर पैरामीटर का नाम है वो यहाँ पे हमने नाम रखना है बिल्कुल उसी तरीके से। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एफ नेम की, एफ नेम हमारे पर्सनल इन्फो का कॉलम है। तो ये एफ नेम हमारे टेबल का कॉलम है, तो हमने एफ नेम वहाँ पे रखना है। तो एफ नेम बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे पास करना है, कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद आपने इसकी टाइप बतानी है कि ये किस टाइप का डेटा इसके अंदर सेव होगा। तो हमने कहा वर्चार टाइप। उसके बाद क्योंकि ये पोस्ट है तो इसका डेटा बॉडी के अंदर आया होगा, तो आपने करना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और बॉडी के अंदर भी ये उसी नाम से आया होगा, ट्रांसफर हुआ होगा। तो एफ नेम, तो ये इनपुट को कैप्चर करने का सिंटैक्स, यानी जितने भी पैरामीटर्स हम यहाँ पे बाकी रखेंगे वो सारे इसी फॉर्मेट पे रखेंगे। हमने रिक्वेस्ट डॉट इनपुट लिखना है, उस कॉलम का नाम बताना है, उसकी टाइप बतानी है और तीसरे पोर्शन में हमने रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर से वो एक्चुअल पैरामीटर निकाल के इसके अंदर असाइन करना है। इसी तरीके से मैं फर्दर सारे के सारे चूँकि जितने भी हमारे पैरामीटर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं मैं उनको यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स मैंने यहाँ रख लिए जिनको रिक्वेस्ट बॉडी में हमें रिसीव होंगे और फिर हमने आगे डेटाबेस को वो सेंड करने। तो जिस पैरामीटर की जो रेलिवेंट डेटा टाइप थी वो डेटा टाइप दी है, यानी जिसकी वर्चार थी उसको वर्चार ही रखना है आपने। आप ये कंपैरिजन अपने टेबल को चेक करते हुए कर सकते हैं कि किस कॉलम की क्या टाइप आपने रखी थी। कंट्री ID आएगी तो वो इंटीजर है तो इंटीजर टाइप रखी है। इसमें बिट आएगा तो बिट रखा है। DOB डेट आएगी तो उसकी टाइप डेट है। स्पेलिंग, डेटा टाइप, इन सब का आपने बड़ा ख्याल रखना। उसके बाद आपने क्यूरी चलानी है तो आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। इसके अंदर आप वो क्यूरी लिखनी है आपने जो तो सबसे पहले तो बेसिक क्यूरी जो कि है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम आप कॉपी कर लें। टेबल का नाम मैंने डेटाबेस से कॉपी किया और यहाँ पे रखा। उसके बाद आपने बताना है कि कौन से कॉलम की वैल्यू कौन से कॉलम में जानी है।
तो यहाँ पे आपने लगाना है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद आपने कॉलम के रेलिवेंट नाम लिखते हुए जाने इसी ऑर्डर के अंदर जो आप रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉलम रखने का एक बड़ा आसान तरीका है, वो ये है कि आपने एसक्यूएल मैनेजमेंट में जाना है, टेबल पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने स्क्रिप्ट टेबल एस पे जाना है और यहाँ पे इंसर्ट टू पे क्लिक करना है। न्यू क्वेरी एडिटर विंडो में इंसर्ट की क्वेरी बना के दे देगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इन पैरामीटर्स को उठाना है, तो यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर, तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपने अभी क्योंकि ये मल्टी लाइन हो गया, तो मल्टी लाइन को कंट्रोल करने के लिए सिंगल कोट्स की जगह आप एस्टेरिक यूज़ कर सकते हैं ताकि ये एस्टेरिक मल्टीपल लाइन की क्यूरी को सपोर्ट करता है। तो ये अब क्यूरी में कन्वर्टेड है। इस तरह आप इसके चाहें तो पैटर्न को ज़रा सा चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लिया। हमने यहाँ पे लगाना है वैल्यूज़। उसके बाद हमने वैल्यूज़ की बात की थी, तो वैल्यूज़ के लिए आप क्या करें, आप ये पूरा का पूरा कॉपी कीजिए एज इट इज़ और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। और पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे @ का साइन सबके आगे लगाना है क्योंकि ये पैरामीटर है। तो मैंने सबके आगे @ का साइन लगा दिया। अच्छा, अगर यहाँ पे आप नोट करें तो इज़ेक्टिव का पैरामीटर तो मैंने यहाँ पे रखा है, यानी कॉलम नेम तो है, लेकिन ये वो हम बॉडी से ले नहीं रहे, तो इसका कोई मसला नहीं है। आप हम इसे पैरामीटर से नहीं लेंगे। इसके अंदर जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उस रिकॉर्ड को बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक्टिव ही करवाना है। तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 पास कर दूँगा, यानी जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उसकी इस एक्टिव की जो बिट होगी वो 1 होगी, यानी वो एक्टिव रिकॉर्ड होगा। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद जहाँ पे एस्टेरिक ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपने ब्रैकेट लेंगे और उस ब्रैकेट के अंदर हमने एरर चेक करना है अगर कोई आए। अगर एरर नहीं है तो फिर हमें रिजल्ट मिले, एरो फंक्शन बनेगा और यहाँ पे हम इस तरीके से इसको रख लें। सिंटैक्स का ख्याल आपने रखना। तो यहाँ पे ये जो हमारी क्यूरी के बाद हमने जो ब्रैकेट बनाया है उसके अंदर बॉडी में आना है। अगर एरर है तो सेंड करना है आपने रिस्पॉन्स डॉट सेंड, उसके अंदर एरर, एल्स के केस के अंदर रिस्पॉन्स डॉट सेंड करना है रिजल्ट को। तो ये पोस्ट की एपीआई यानी इंसर्ट या क्रिएट की एपीआई हमारी कंप्लीट हो। अब इसके बाद हमारी 2 एपीआई रहती हैं जो कि अपडेट और डिलीट। तो अपडेट के लिए भी बिल्कुल ही सेम हमने काम करना है, जस्ट उसमें कुछ माइनर से चेंजेस होंगी। तो आप इस पूरी की पूरी एपीआई ब्लॉक को क्रिएट की आप कॉपी कीजिए और इसी के नीचे इसे पेस्ट कर दीजिए। सबसे पहला चेंज तो इसमें यह होगा कि ये पोस्ट से हो जाएगा पुट, तो इसकी हम टाइप चेंज कर देंगे, पुट कर देंगे। ऐड प्रोफाइल की जगह ये हो जाएगा अपडेट, बाकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वगैरह एवरीथिंग सेम रहेगा। इसी तरह रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा, पैरामीटर भी आपके तकरीबन ये सेम ही रहेंगे। बस इसमें 1-2 चीज़ों की मॉडिफिकेशन करनी है, वो ये है कि जब हम अपडेट करवाते हैं तो उसमें हमें आईडी मैंडेटरी चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे कॉपी करके टॉप पर एक पैरामीटर आईडी का ऐड करेंगे अपडेट के केस की बात करें तो। उसके बाद इसकी टाइप होगी इंटीजर और यहाँ पर भी ये आईडी के नाम से ही आएगा बॉडी से। तो ये तो एक तो पैरामीटर में हमने ये चेंज किया और एक्सेप्ट एग्रीमेंट की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस पैरामीटर को हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद क्यूरी में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्यूरी में हम यहाँ पे हमें क्यूरी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से क्यूरी मॉडिफाई करता हूँ और ये ध्यान से आपने काम करना है। तो इंसर्ट इनटू को मैं करता हूँ अपडेट टेबल का नाम यही रहेगा और इस ब्रैकेट की जगह यहाँ मैं लिखूँगा सेट, ये कीवर्ड है और ब्रैकेट मैंने रिमूव कर दिया। और उसके बाद ध्यान से आपने ये चीज़ नोट करनी है, ये वैल्यूज़ वाला पूरा ब्लॉक यहाँ से आप रिमूव कर दो, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, इस ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, इस ब्रैकेट को भी मैंने हटा दिया। अब सेट के बाद हमने देखना है कि एफ का वेरिएबल है, तो इसी एफ को कॉपी करना है और इसके बाद एफ के बाद इक्वल लगा के @ के साइन के साथ इसको रख देना है। यानी हम कह रहे हैं कि अपडेट करो TPL पर्सनल इन्फो को और सेट करना है जो पैरामीटर का नाम आ रहा है, यानी उसमें जो वैल्यू आ रही है वो उसके रेलिवेंट कॉलम में ऐड कर। तो अब लास्ट नेम है तो लास्ट नेम को कॉपी करके =2 के बाद @ के साथ के लास्ट नेम आपने रिपीट करवा दिया। अब बाकी सब के लिए भी मैं ये चेंजेस कर लेता हूँ। ये चेंज मैंने सारा कर दिया। आप इसको स्क्रीन को पॉज करके ध्यान से देख सकते हैं कि सेम वेरिएबल के =2 के बाद मैंने @ के साथ उसी वेरिएबल को रखा है, लास्ट नेम को लास्ट नेम के वेरिएबल के साथ, यूज़र नेम को यूज़र के साथ, पासवर्ड को पासवर्ड, ईमेल, जेंडर, कंट्री, नंबर। तो ये जो वैल्यूज़
आनी थी उन्हीं वैल्यूज़ को अपडेट हम करवा रहे हैं। उसके बाद लास्ट काम क्यूरी का हमने लिखना है वेयर, और क्योंकि अपडेट की क्यूरी में वेयर लगता है ये मैंडेटरी है। हम बताएंगे कि आईडी के कॉलम को इक्वल कर दो आने वाली आईडी के पैरामीटर के साथ, यानी जो आईडी मिली है उस रिकॉर्ड को ही हमने अपडेट करना है, सारे रिकॉर्ड को हमने अपडेट नहीं करना। एरर और रिजल्ट बिल्कुल यहाँ पे सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ बाकी सब कुछ सेम ही है। ये हमारा अपडेट का भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने लास्ट अपनी डिलीट की एपीआई को कॉल करना है, तो आप इसे कॉपी कर लें, मज़ीद एक बार पेस्ट कीजिए, और डिलीट के लिए भी हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे, तो ऐप की जगह ये हो जाएगा डिलीट, और एंड पॉइंट भी इसका बदलना होगा, तो हम यहाँ पे एपीआई के बाद इसको कर देंगे डिलीट प्रोफाइल, तो अपडेट की जगह डिलीट प्रोफाइल ये एंड पॉइंट बन गया। इसके अंदर भी हमने पैरामीटर वाली वैल्यू लेनी है, यानी जो रिकॉर्ड हम आईडी भेजेंगे हम बताएंगे कि ये आईडी स्पेसिफिकली डिलीट हमने करना है, तो यहाँ पे आपने लगाना है कॉलन // और यहाँ लिखना है आईडी, क्योंकि ये पैरामीटराइज फंक्शन होगा यानी इसकी एपीआई। उसके बाद यहाँ से बाकी सारे के सारे ये कॉलम्स वगैरह हमने रिमूव कर देने हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें आईडी चाहिए, तो request.id करके हम आईडी पैरामीटर्स ले लेंगे, और ये इस बार बॉडी यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि ये पैरामीटर में आईडी भेज रहे हैं, तो बॉडी की जगह यहाँ पे आपने पैराम कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूरी जो है वो मैं बाकी सारे पैरामीटर्स यहाँ से हटा दूंगा, और यहाँ पर डिलीट की जगह मैंने अपडेट की क्यूरी से ही डिलीट करवाना है। और डिलीट जब हम प्रैक्टिकली काम होता है उसके अंदर हम हार्ड कोडेड कभी भी एसक्यूएल सर्वर से या डेटाबेस से वैल्यू को डिलीट नहीं करते हार्ड कोडेड, हम उसे सॉफ्ट डिलीट करते हैं। और सॉफ्ट डिलीट करने का तरीका सिंपल, जो हमने इज एक्टिव की बिट रखी है, इस इज एक्टिव को हम 1 से, यानी 1 का मतलब वो रिकॉर्ड एक्टिव है, ट्रू है, उसको हम 0 करवा देंगे यानी फॉल्स करवा देंगे। और उससे होगा क्या कि वो उस इज एक्टिव वाले जितने भी वैल्यू जिनकी 1 है, इसका मतलब वो एक्टिव रिकॉर्ड है, और जिनकी वैल्यू 0 है वो डिलीटेड रिकॉर्ड। तो इसीलिए यहाँ पे हम अपडेट की क्यूरी ही यूज़ करेंगे, और इस एफ नेम की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे इज एक्टिव की इसकी बिट को हम यहाँ से करवा देंगे 0। यानी जैसे ही किसी यूज़र ने डिलीट कोई रिकॉर्ड करा तो वो उसकी स्पेसिफिक आईडी लाएगा, आईडी पैरामीटर को देगा, और पैरामीटर में हम ये बता रहे हैं कि वो आईडी जो कि यहाँ पे आई है उस आईडी की इज एक्टिव की बिट को 0 कर दो, और वो जैसे ही 0 होगा तो हमारे एक्टिव रिकॉर्ड के अंदर से ये वाला स्पेसिफिक रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा, ये हमारी उस लिस्ट में शो नहीं होगा, लेकिन वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट ज़रूर करेगा। डिलीट की एपीआई भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये पोर्शन एपीआई का हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट के अंदर हमने अपनी एंगुलर एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, तो वो भी हम इसी फोल्डर के अंदर बनाएंगे। नोड से रिलेटेड जितना काम था वो इस फोल्डर में था, अब हम बाहर यानी इस वाली एप्लीकेशन के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करें। तो यहाँ पर आप एक और टर्मिनल ऑन कर लें ताकि एक टर्मिनल में हमारी एपीआई रन रहे, और ये याद रखिएगा कि एपीआई हमें रन ही रखनी है, वरना हम एप्लीकेशन में अगर ये एपीआई रन नहीं होगी तो हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, वो एपीआई काम ही नहीं करेगी। तो ये लोकल होस्ट पे एक तरह से ये वाली एपीआई हमारी होस्ट हुई हुई है, हमने इसे अलाइव ही रखना है, इसलिए हम नेक्स्ट टर्मिनल ले आए, और उस नेक्स्ट टर्मिनल के अंदर हम अपना एक फोल्डर बना लेते हैं। तो लिखता हूँ MD ऐप, तो एक फोल्डर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक फोल्डर बन गया ऐप के नाम से, और इस ऐप के अंदर हम CD करके डायरेक्टली करके ऐप में आएंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं ng new, हम यहाँ लिखेंगे एंगुलर। तो एंगुलर ऐप का नाम मैंने इसे दिया ng new, कमांड है एंगुलर एप्लीकेशन को बनाने की, एंटर करेंगे तो ये इस कमांड की मदद से हमारी एप्लीकेशन बनना शुरू हो जाएगी। पहला ही ऑप्शन ये हमसे पूछ रहा है कि आपने एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग को इनेबल रखना है, तो आपने वाई करना है यानी यस, राउटिंग हमने यूज करनी है। डिजाइनिंग की स्टाइल शीट कौन सी होगी, हमने CSS रखनी है, एंटर कीजिए, ये बाकी आपकी एप्लीकेशन क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो ये ऐप हमारे पास क्रिएट हो गई है, इसको मैं CLS करके टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद आप अगर सोर्स में आए ऐप को डिक्लेयर करें तो ये आपके पास बेसिक पूरी की पूरी एंगुलर एप्लीकेशन बन चुकी है। उसके बाद हम डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं, और मैं करता हूँ ng सर्व, एक बार रन करते हैं इस एंगुलर को। लोकल होस्ट 4220 पे एंगुलर एप्लीकेशन हमारी रन हो गई। अब अगर हम यहाँ जाएँ तो सेकंड टैब के अंदर API के साथ साथ हम अपनी इस ऐप को भी ओपन कर लें। तो ये बेसिक टेम्पलेट एंगुलर की एप्लीकेशन का हमें दिखा रहा है, एप्लीकेशन रन हो गई है।
हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें सारा का सारा app.component.html में से रिमूव कर देंगे। तो राउटर आउटलेट को छोड़कर हमने सारा का सारा जो डेटा था हमारी इस ऐप का वो सारा हम रिमूव कर देंगे। तो ये ऐप हमारी बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद यहाँ पे हमने नोड की एपीआई को सबसे पहले इंटीग्रेट करना है अपनी इस एप्लीकेशन से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सर्विस क्लास बनाएंगे जिसके अंदर हम एपीआई को यूज़ करेंगे अपनी इस एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पे मैं एक टर्मिनल और ऑन करता हूँ जिसमें मुझे कमांड्स रन करनी है और ये ऐप के लिए हैं। तो सबसे पहले तो डायरेक्टरी सेट कर लेनी है, cd app एंगुलर ऐप। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा ngg फॉर जनरेट एज फॉर सर्विस और एक शेयर्ड के फोल्डर के अंदर हमें ये बनाना है इस सर्विस को। इसका हम नाम देंगे डेटा सर्विस। तो डेटा और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर सक्सेसफुली कमांड रन हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर्ड का फोल्डर बना, उसके अंदर डेटा सर्विस की एक क्लास बन गई जिसको हमने डेटा का नाम दिया था। इस की फाइल की ज़रूरत हमें नहीं है तो हम इसे रिमूव कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम URL रखेंगे जो कि हमारी API का URL है। अब सभी के केस में हमारे पास वो लोकल होस्ट का URL है तो हमने वही URL रखना है। इसको एक वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया API URL। तो इस API URL के अंदर हमने वो URL की वैल्यू रखनी है, वो URL रखना है जिस पे हमारी Node.js की API लोकल होस्ट पे चल रही है, यानी ये वाला URL। तो API से लेकर और इसके पहले तक यानी लोकल होस्ट :3500/API तक आप यहाँ से कॉपी कर लें और इसको आप यहाँ पर रख लें। यानी जो भी API हमारी स्टार्ट होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी। आप चाहें तो ये लास्ट वाला फॉरवर्ड यहाँ लगा लें या फिर एंड पॉइंट के साथ लगा लें, आपकी मर्जी है। तो हम एंड पॉइंट के साथ लगा लेंगे। यहाँ से लास्ट में से मैंने ब्रैकेट या स्लैश रिमूव कर दिया। इसके बाद हमने app.module में आना है सबसे पहले और app.module के अंदर हमने HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है इस एप्लीकेशन के इनेबल करने के लिए। app.module.ts में आने के बाद यहाँ पर हम इंपोर्ट की एक स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ से हम उसे फ्रॉम करेंगे और यहाँ पे मॉड्यूल है एंगुलर कॉमन और कॉमन के अंदर हमने लेना HTTP और इसका जो पैकेज या जो मॉड्यूल हमें चाहिए वो चाहिए HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ये इसी क्लाइंट मॉड्यूल को हम यहाँ पे पास कर लेंगे। ये HTTP क्लाइंट मॉड्यूल हमारी जितनी भी HTTP की और रिक्वेस्ट और हमारी ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे हम एक्सेस कर सकेंगे इस HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को app.module में रखने के बाद। अब हम डेटा सर्विस में वापसी आएंगे और यहाँ पे हम प्राइवेट HTTP और HTTP क्लाइंट, तो यहाँ से क्या इसका रिलेवेंट पैकेज ऊपर इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने अपने सारे वो फंक्शंस रखने हैं जिसके हम नोड के एंड पॉइंट यूज़ करेंगे और API को हिट मार सकेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड प्रोफाइल का मेथड यहाँ पर बनाते हैं। इसको मैंने ऐड प्रोफाइल का नाम दिया। इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा तो इसके अंदर हम डेटा का पैरामीटर दे देते हैं जिसकी टाइप होगी एनी और इसके अंदर बॉडी। अब इसके अंदर सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रिटर्न का कीवर्ड। सारा काम क्योंकि API में ऑलरेडी हो रहा होगा तो हम करेंगे this.http.post क्योंकि ये पोस्ट यानी इंसर्ट का मेथड है। तो यहाँ पे हमने एस्टेरिक का साइन लगाना है सबसे पहले, यहाँ पे लगाना है @ का साइन यानी कि इंटरपोलेशन है और आपने लिखना है this.API URL यानी API URL यहाँ से इसमें यूज होगा। और उसके बाद यहाँ पर एस्टेरिक के अंदर ही लगाना / और एक्चुअल जो आपकी API का नाम है आप सेव साइट पे index.js में जाएं और जो भी आपकी API का एंड पॉइंट आपने बनाया था ऐड करने के लिए वो आप यहाँ से कॉपी कर लें ताकि मिस्टेक की जो गुंजाइश है वो कम हो सके। तो ऐड प्रोफाइल हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद एस्टेरिक के बाद आके यहाँ पे हमने लगाना है कॉमा और कॉमा लगाने के बाद हमें यहाँ पे सेंड कर देना है डेटा, यानी जो डेटा यानी जिसके अंदर सारी वैल्यूज सारे पैरामीटर्स इस ऑब्जेक्ट में आएंगे वो इस ऑब्जेक्ट में हम बिठा देंगे। तो इस डेटा के अंदर सारे के सारे जब हमने ऐप से इसको कॉल किया होगा तो यहाँ पे सारे पैरामीटर्स इस ऑब्जेक्ट में भेजे होंगे, सारे के सारे डेटा इसमें होगा। तो वो डेटा इस ऐड प्रोफाइल में हम रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू सेंड कर देंगे। तो ये ऐड का मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अब इसे कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट करके हम इसको कर देंगे अपडेट प्रोफाइल और अब की जगह ये पोस्ट की जगह हो जाएगा पुट। बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, URL भी वही होगा,
बस यहाँ से ऐड की जगह ये हो जाएगा अपडेट प्रोफाइल, क्योंकि हमने अपडेट का नाम वहाँ पे अपडेट प्रोफाइल रखा था, तो इसलिए हम अपडेट प्रोफाइल सेव साइट पर कॉपी करके यहाँ पर इसको रख लें। ये अपडेट का मेथड भी हमारा क्रिएट हो गया। इसी तरीके से आप इसे कॉपी कीजिए और डिलीट के लिए इसे यूज़ कर लें। तो डिलीट के लिए भी बहुत सिंपल है, आपने यहाँ पे इसको डिलीट प्रोफाइल करना है और अब जो है वो पुट की जगह हम, क्योंकि डिलीट के लिए हमने डिलीट का स्पेसिफिक टाइप बनाई थी, तो इसे डिलीट करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपडेट की जगह करेंगे डिलीट। उसके बाद चूंकि ये पैरामीटराइज होगा तो यहाँ पे आपने एक और फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और यहाँ पे आपने @ के अंदर इस तरह से आईडी का पैरामीटर सेंड करना है, जैसे हम लिखेंगे आईडी। यहाँ पे डेटा की कोई नीड नहीं है तो इसको हटा देंगे और यहाँ पे इस डेटा की जगह हमारे पास होगा आईडी, जिसके अंदर डिलीट जो रिकॉर्ड करना है वो आईडी आएगी और उसकी टाइप भी नंबर, क्योंकि वो इंटीजर होगी। तो ये डिलीट का फंक्शन भी हमारे पास क्रिएट हो गया। उसके बाद लास्ट में दो गेट के मेथड बनाने हैं, तो आप डिलीट को कॉपी कीजिए और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे ऐसे। और सबसे पहले इसे हम कर देंगे गेट प्रोफाइल्स, क्योंकि इससे हम गेट प्रोफाइल का डेटा मंगाएंगे। आईडी का पैरामीटर एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कंडीशन रखी है कि अगर स्पेसिफिक रिकॉर्ड मंगाना है तो स्पेसिफिक आईडी देंगे, ऑल मंगाना है तो 0 देंगे। डिलीट की जगह ये हो जाएगा गेट, क्योंकि अब हमने गेट का काम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा URL सेम ही रहेगा, एंड पॉइंट चेंज हो जाएगा। एंड पॉइंट हमने रखना है गेट प्रोफाइल्स। तो बेटर है कि आप ये भी API से कॉपी करके लिए आए। गेट प्रोफाइल्स इस नाम को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे। बाकी इसके अंदर क्योंकि हमने वही बिल्कुल जिस तरह डिलीट के अंदर हम आईडी भेज रहे हैं, इसी तरह इसमें आईडी जाएगी, तो एज इट इज ये आईडी इसमें सेट होगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने गेट के लिए एक कंट्रीज को भी मंगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा गेट कंट्रीज। ये गेट का ही मेथड है, तो यहाँ पे गेट ही यूज़ होगा। URL सेम ही है। यहाँ पे आईडी की हमें कोई नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑल ही रिकॉर्ड में चाहिए, तो यहाँ से आईडी को हटा दिया और यहाँ पे नाम हो जाएगा गेट कंट्रीज। गेट कंट्रीज यहाँ से हम कॉपी करेंगे, यहाँ लाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर। तो सक्सेसफुली हमने सारी APIs को अपनी एप्लीकेशन की डेटा सर्विस चूज कर लिया और अब हम आगे के प्रोसेस की तरफ जाते हैं। इसके बाद हमें मॉडल क्लास चाहिए, तो हमने एक मॉडल का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर हमने क्लास बनानी है। तो मैं यहाँ ऐप में आगे न्यू फोल्डर बनाऊंगा, जिसे मैं नाम यहाँ पे दूंगा मॉडल, और मॉडल के अंदर हम यहाँ पे क्लास बना। तो अब यहाँ पे क्लिक कर लें राइट और यहाँ पे आप नाम दे देते हो प्रोफाइल डॉट मॉडल डॉट ps। ये क्लास बन गई मॉडल क्लास। इसके अंदर हमने एक्सपोर्ट करना है क्लास और इसका मैं नाम देता हूँ प्रोफाइल मॉडल, इसलिए कि हमने डेटा गेट करना हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कुछ भी करना हो, तो हमें रेलिवेंट प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेशन लेवल पर भी उनके कॉलम्स चाहिए, उनके नाम चाहिए। तो हम मॉडल बना लेंगे जो कि रेप्लिकेट होगा हमारे डेटाबेस के टेबल के कॉलम्स का। यानी अगर फॉर एग्जांपल जितने DBL पर्सनल इन्फो के अंदर जिस फॉर्मेट के अंदर जिस डेटा टाइप के अंदर ये सारे कॉलम्स हैं, वो सारे के सारे कॉलम्स हमने मॉडल के अंदर भी बनाने हैं, ताकि हम एप्लीकेशन लेवल पर भी सेम सेंडिंग और रिसीविंग एंड पर हमारे पास काम बिल्कुल ठीक चले। तो सबसे पहले आईडी की प्रॉपर्टी है, इसको मैं कर देता हूँ नंबर। इसी तरह f नेम ये होगा स्ट्रिंग, और मैं बाकी प्रॉपर्टीज़ भी सारी की सारी क्रिएट कर लेता हूँ और फिर आपको। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे बना ली। अगर आप देखें तो लास्ट नेम स्ट्रिंग, यूज़र नेम स्ट्रिंग, पासवर्ड, ईमेल, DOB, फ़ोन नंबर और जितने भी रेलिवेंट कॉलम थे वो सारे के सारे यहाँ रख लिए। टेबल के अंदर जिसकी टाइप बिट थी उसे यहाँ पे एप्लीकेशन लेवल पे हमने बुलियन टाइप दी है, क्योंकि डेटाबेस में बुलियन टाइप बिट कहलाती है और ये एप्लीकेशन लेवल पे वो बुलियन ट्रू फॉल्स वाली टाइप होती है। इसके साथ ही एक मॉडल में बना लेता हूँ कंट्री के लिए भी, तो कंट्री क्लास, और यहाँ पर भी हमें दो ही चीज़ें चाहिए। एक हमें चाहिए आईडी नंबर, तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और कंट्री स्ट्रिंग होगा जिसके अंदर कंट्री का नाम आएगा, तो उसको हम स्ट्रिंग टाइप करेंगे। ये हमारा मॉडल भी क्रिएट हो गया। इसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एरर्स दिख रहे होंगे। ये एरर्स इसलिए दिख रहे हैं कि यहाँ पे हम एक ये कहता है कि आप इन सारे के सारे वेरिएबल को बगैर इनिशियलाइज कराए हुए नहीं छोड़ सकते। हमें इनिशियलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एंगुलर की बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि वो एंगुलर कहता है कि आप जो प्रॉपर्टी बनाएं उसको इनिशियलाइज भी करें। तो चाहें तो आप इनिशियलाइज करवा लें, या फिर एक और इसका तरीका है कि आपने tsconfig.json में आना है यहाँ पे, और यहाँ पर कंपाइलर ऑप्शन, इस कंपाइलर ऑप्शन के ऑब्जेक्ट के अंदर
आपने एक प्रॉपर्टी पास कर देनी है यहाँ पे, जिसका नाम है स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन फॉल्स। इससे क्या होगा कि वो जो एरर इनिशियलाइजेशन का हमें मॉडल में मिल रहा है वो इसके बाद नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम कोई वेरिएबल, कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, उसे हम इनिशियल वैल्यू नहीं भी देते, तब भी वो एप्लीकेशन के लिए एक्सेप्टेबल होगी, वो कोई एरर हमें रिटर्न नहीं करेगा। आप इसे सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप जब मॉडल के अंदर आएंगे तो आपके सारे के सारे गायब हो चुके होंगे। तो ये मॉडल वाला स्टेप भी हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया। इसके बाद हम मेन काम पे आते हैं। वो मेन काम है हमें कंपोनेंट बनाना। तो हम कंपोनेंट से यहाँ पे बना लेंगे, और कंपोनेंट बनाने के लिए आप ऐप के अंदर खड़े हैं। ऐप के अंदर हम लिखेंगे ng G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं नाम दूंगा एम्प्लॉय। तो हमने कहा कि जनरेट करो, एम्प्लॉय का फोल्डर बनाओ और उसके अंदर एम्प्लॉय लिस्ट का एक कंपोनेंट हमें बना दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट के कंपोनेंट बन गए। इस पैक की फाइल हमें नहीं चाहिए, तो इस फाइल को भी हम रिमूव कर देंगे। जब इस कंपोनेंट के बाद हमने ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में आना है, और यहाँ पे हम अपने इस एम्प्लॉय डॉट लिस्ट वाले कंपोनेंट को डिक्लेयर कर देंगे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में, ताकि एप्लीकेशन में हमें ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट लिस्ट शो हो सके। एप्लीकेशन रनिंग में है यहाँ पे, तो हम जाते हैं डायरेक्टली प्रीव्यू। तो आपको देखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट वर्क, यानी ये हमारा एम्प्लॉय लिस्ट का कंपोनेंट बन गया है, और यहाँ पे हमें शो। अब इस एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर हमने करना ये है कि हम जो भी रिकॉर्ड एम्प्लॉय लिस्ट, यानी वो जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड है, वो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन पे Node.js की API के साथ मंगवाना है, और उसे डिस्प्ले करवाना है टेबल के अंदर अपनी इस स्क्रीन पर। तो अब हम यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम index.html में वो लिंक रख लेंगे बूटस्ट्रैप का CDN। तो आप यहाँ ब्राउज़र पे जाइए और टाइप कीजिए बूटस्ट्रैप 4। तो यहाँ से मैं क्विक स्टार्ट करूँगा। क्विक स्टार्ट में ये लिंक आपको यहाँ मिलेगा, आप इसे कॉपी करें। और सिंपल तरीका है, आप चाहे npm इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट। तो ये मैंने यहाँ पे ये लिंक रख लिया, इसको मैं कॉपी करूँगा। उसके बाद आप आ जाए यहाँ लिस्टिंग पर, उस लिस्टिंग को मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डिव क्रिएट करता हूँ। इस डिव को हम क्लास देते हैं टाइटल, h4, और उसको मैं क्लास देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, और इसके अंदर मैं एक हेडिंग टाइप कर देता हूँ। तो ये हेडिंग आ गई, इसमें मैंने टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद हमने एक रो क्रिएट करनी है, खाली डिव बनाया, और उस खाली डिव के बाद एक और डिव, उसके बाद नीचे डिव डॉट कॉल empty डॉट टू, यानी 2 कॉलम का एक एक्टिव डिव बनाया। और उस डिव हम एक एंकर रखेंगे, इसको हम नाम देंगे एडमिन। फिलहाल इसका href अभी हम डिसेबल रखेंगे, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ डिज़ाइनिंग के लिए btn डैश प्राइमरी। ये एंगुलर की क्लासेस होती हैं जो कि कलर वाइज इस लिंक को या बटन को अप्लाई होती है डिज़ाइन करने के लिए। और इसे मैं कर देता हूँ एक और क्लास फ्लोट डैश राइट। ये हमारी लिस्टिंग का टाइटल वाला डिव का पोर्शन हो गया। और उसके बाद हमें एक टेबल चाहिए, तो हम टेबल बनाएंगे, और टेबल को क्लास में दूंगा बिल्डिंग क्लास। टी के अंदर हमने TR बनाना है, और TR के अंदर हमने बनाने हैं TH हमें चाहिए 8, तो मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। ये शॉर्ट हैंड तरीका है TR के अंदर TH बनाने का, या कोई भी एलिमेंट बनाने का। तो ये हमारा टी हेड हो गया। इसी तरह हमें टी बॉडी चाहिए, तो यहाँ पे टी बॉडी बन गया। पहले मैं TH के अंदर सारे हेडर रख देता। तो सबसे पहला हेडर है यूज़र नेम, यानी जो कॉलम आएगा उस कॉलम के लिए उसका नाम डिफाइन किया। TH कॉलम के अंदर यूज़र नेम आएगा, और बाकी भी इसी में से मैं सारे कॉलम रखता हूँ, फिर आपको बता। तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे TH रख दिए, जो कि रेलिवेंट में यहाँ पे चाहिए थे। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें तो आउटपुट हमें कुछ इस तरह का अभी तक का दिखेगा। इसके बाद डेटा शो करवाने से पहले इसकी DS फाइल के अंदर मैं डेटा मंगवा लेता हूँ। जो सर्विस से हमने डेटा को फैच करना है वो भी यहाँ पर इसकी DS फाइल में कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा प्रोफाइल लिस्ट। ये वो लिस्ट होगी जिसके अंदर हमने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल का एरे यहाँ पे हम रखें। इसको ऊपर इम्पोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास एरे बन गया प्रोफाइल टाइप का। उसके बाद कंट्री लिस्ट चाहिए। उसके बाद इस TS के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेंगे। और इस कंस्ट्रक्टर में हमने जो सर्विस बनाई थी डेटा सर्विस, उसे यूज़ कर। तो यहाँ पे मैं करूँगा प्राइवेट डेटा सर्विस, और ये डेटा सर्विस आएगी डेटा सर्विस के क्लास से, यानी कंस्ट्रक्टर में हमने इसको इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद ng on init का यहाँ पे मेथड बनाना। तो ng on init, ये
एनजी ऑर्डिनेट बन गया। इसके बाद हमने एक कस्टम मेथड और बनाना है जिसके अंदर हम गेट प्रोफाइल डेटा करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन का नाम देता हूँ गेट प्रोफाइल।